आपके इसके पहले हमने हमारे अतीत भाग थर्ड के एक चैप्टर को फिनिश कर लिया है। अब हम आपके नेक्स्ट बुक के जिसका नाम है संसाधन एवं विकास के भाग 2 को कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि ये आपके टेस्ट में आएगा। कुछ चैप्टर को हम फिनिश करते हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपके संसाधन। इसमें पढ़ना हम आज शुरू करते हैं मोना और राजू से। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा, इसलिए ये उपयोग महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। फिर संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न में पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वो सब संसाधन कहलाते हैं। तो अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए आप भी कि आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम हैं या नहीं है। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, लाइट का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक, जिसकी पाठ्य पुस्तक नहीं बुक, जो जिसका उपयोग आप पढ़ने के लिए करते हैं, ये सभी क्या है? संसाधन है, क्योंकि ये सब आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया वो भी तो एक संसाधन है, क्योंकि वो आपकी भूख को मिटा रहे हैं। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है, इसलिए वो क्या है? संसाधन है। इसलिए वे उपयोगी है और वो आपके क्या कहलाएंगे? संसाधन। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका उपयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। कोई वस्तु कितनी उपयोग में ली जाएगी वो उसका मूल्य, रेट डिसाइड करेगी कि वो कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उसके उपयोग के ऊपर, उसके यूज़ के ऊपर, कि कोई वस्तु कितनी यूज़ आ रही है। संसाधन मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने ऐसा आंसर दिया। मूल्य का अर्थ होता है महत्व से होता है। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। एक जो सीनरी होती है, हम कहीं घूमने जाते हैं, कुछ अच्छा सा मौसम हो रहा है, तो उसका कोई मूल्य थोड़ी ना है, वो तो हमें दिखाई दे रही है, वो तो नेचर की वजह से हो रहा है। और जो अगर मान लो हम कोई धातु खरीद के ला रहे हैं, जैसे कोई क्रिकेट बैट ला रहे हैं, या तो क्रिकेट बैट मान लो, तो उसका तो हम किसी पैसे देकर ला रहे हैं ना उसको, तो उसका तो एक मूल्य है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण तो है ना। एक भूदृश्य भी हमारे मनोरंजन के लिए जरूरी है, और बैट तो फिर तो वैसे ही जरूरी है, वो तो उसके आगे तो कुछ भी नहीं लगता। और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के लिए उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। तो फिर वो क्या में बन जाएंगे? आपके संसाधन में आ जाएंगे। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बढ़ते जल
से उत्पन्न ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं जिनको हम एक रूप से दूसरे रूप में ढाल सकते हैं, और अनवीकरणीय कौन से होते हैं जिनको हम नया नहीं बना सकते, जो एक बार यूज़ कर लिया तो फिर फिनिश, उसके बाद हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। कि हम वन को काटते जाएंगे, पेड़ पौधों को काटते जाएंगे तो एक लिमिट के आने के बाद वो फिनिश होना शुरू हो जाएंगे, तो यह उनके भंडारण को प्रभावित करते हैं। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि हमने जल की कद्र नहीं की। इसलिए अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका भंडार एक सीमित होता है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें के नवीकृत अथवा पुनः भरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। इसके कुछ उदाहरण ये कहाँ से मिलते हैं, क्योंकि ज़मीन के नीचे से मिलते हैं, और हम अगर कंटिन्यूसली कोयला, पेट्रोलियम और जो गैसेस होती है उनको हम कंटिन्यूसली निकालते रहेंगे तो एक लिमिट के बाद तो खत्म हो ही जाएगी ना पृथ्वी के अंदर, तो फिर कहाँ से आएगी। तो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। प्रत्येक पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। मानव निर्मित संसाधन, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लोह-अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ। राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। मानव संसाधन, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल अथवा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। कि लोगों को जागरूक करना कि हमारी प्रकृति को नुकसान होने से कैसे बचाएं, क्योंकि ये संसाधनों को बचा के रखना ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। संसाधन का संरक्षण अब कैसे करें। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा, उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया। अब जल सूख गया तो उसके बाद सारे पेड़ भी कट गए, वहाँ पर न तो छाया रही, ना कुछ खाने पीने के लिए रहा। तो लोग परेशान होकर क्या करेंगे, चारों तरफ भोजन और छाया के लिए इधर उधर घूमते रहेंगे। घूमने के बाद एक समय ऐसा आएगा जब वो सब मर जाएंगे, क्योंकि बिना पानी के कोई जीवन नहीं है। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, मम्मा क्या ये सच हो सकता है। अम्मा ने उत्तर दिया, हाँ,
यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो बहुत कुछ। अम्मा ने उत्तर दिया, बहुत कुछ। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग और द्वारा योगदान दे सकता है। मतलब किसी एक ही वस्तु को कई तरीकों से यूज़ करें बार बार, तो उससे हम बहुत हद तक एक वस्तुओं को बचाने में हमारे नवीकरणीय जो संसाधन होते हैं उनको बचाने में योगदान कर सकते हैं। अंततः ये एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों और बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपने पृथ्वी को सजीव रखना ये एक बहुत अच्छा कार्य है। फिर जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी क्योंकि कागज़ व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है, इसलिए कागज़ों को व्यर्थ करना भी एक नुकसान ही होगा। मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो, मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा। फिर विद्युत जल और कोयले से बनती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। ये बात किसने बोली? आशा ने। और फिर बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। ये कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। कि आपका क्या विचार है, ये आप हमें बताइएगा। आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं, ये भी आप हमें बताइएगा। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों को भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ और इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको PDF में मिल जाएंगे। थैंक यू।